नमस्ते बच्चों। आज हम लोग फ्लूइड डायनेमिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने फ्लूइड स्टैटिक का पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया, तो आप उसको देख लेना। फ्लूइड डायनेमिक होता क्या है? जब हम लोग बात करें फ्लूइड मोशन में हो तो हम लोग उसे बोलेंगे कि फ्लूइड डायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइड हमेशा मोशन में रहेगा। जो फ्लूइड का वेलोसिटी रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, समझे। इसके आगे का जो कम वेलोसिटी वाले पार्ट होते हैं या पार्टिकल जहां पर, या फ्लूइड पार्टिकल्स जहां पर धीरे धीरे फ्लो करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो। ठीक है, जब हाई स्पीड पे जाएगा तो हम लोग बात करेंगे कि ये बन गया अब टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो अगले पार्ट में आएंगे। तो लैमिनार फ्लो पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझें कि अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहने का मतलब होता है हमारे पास कि जो पार्टिकल है, ये फ्लूइड का पार्टिकल कुछ इस तरीके का हो, सच दैट ईच पार्टिकल सेम पॉइंट को क्रॉस करे, सेम पाथ को फॉलो करे, और जब वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को पास कर रही हो तो उनकी वेलोसिटी सेम हो एज दैट ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, उनसे पहले जो पार्टिकल क्रॉस किया होगा। क्या बोला गया ये, जरा बात को समझें कि मान लीजिए चींटियों का लाइन चल रहा है, तो आपने देखा होगा वो सभी सेम पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। जहां पर स्पेस ज्यादा हो तो चींटियां बहुत तेज होंगी, जहां पर कम हो वहां, या जहां पर स्पेस कम हो वहां पर वो धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। सो स्टडी फ्लो is such type of flow, such type of flow, it is a such type of flow in which each particle passes same point, moving along same path, and has same velocity as that of its previous particle. ठीक है, such type of flow is called streamline flow। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या बोला गया, पूरी लाइन को एक बार वापस से समझे कि ये उस टाइप का फ्लो है जिसमें ईच पार्टिकल पासेस द सेम पॉइंट। जो पॉइंट पे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल को ए बी सी डी वाले पॉइंट को क्रॉस करना होगा। हैज सेम और मूविंग अलोंग सेम पाथ के अलॉन्ग मूव करे, हैज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ इट्स प्रीवियस पार्टिकल। तो जब भी ये ए बी सी डी वाले पॉइंट को पास कर रहा होगा तो डी वाले पॉइंट को मान लो पास कर रहा, तो उस पार्टिकल से पहले जो पार्टिकल होगा एग्जैक्टली उतना ही स्पीड इसका भी होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई खास बात नहीं। कमाल की बात अब आई कि ऑल्दो सेम वेलोसिटी होगा बट डजंट मीन दैट ए पॉइंट का वेलोसिटी बी पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर हो। मतलब ए से जितने पार्टिकल पास कर रहे होंगे उन सब का वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, बट जब वो बी से पास कर रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी विच इज नॉट इक्वल टू वी सी एंड सो ऑन। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी, आइए बात को और समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, समझने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी क्या है, पहला पॉइंट कि टेंजेंट ऑन द स्ट्रीमलाइन, streamline gives direction of flow at that point। मतलब क्या, अगर मान लो इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट दे रहे हैं
तो ये टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो एट दैट पॉइंट। ठीक है, आई होप कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, नो टू streamlines can intersect each other because at the point of intersection two tangent can be drawn which means that two direction of flow at one point, which is not possible. ठीक है, which is not possible मतलब क्या है कि अगर दो स्ट्रीम लाइंस हो, आप इस पॉइंट पे देखें तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जिसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा लिक्विड का, which is not possible। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। आइए लास्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। अगर स्ट्रीम लाइंस पास है, so if the streamlines are closer, which means that velocity or speed at that section is more. So closer speed lines, ये V2 है, ये V1 है, means वहां पर flow velocity is more, which means flow velocity at that point is more. So closer streamlines means flow velocity is more or velocity of the flow is more। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पार्ट में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने देख रखा होगा। मान लो हमारे पास एक पाइप है, पानी आ रहा, आपको दूर तक भेजना, आप क्या करते हैं, टैप की ओपनिंग को कम करते हैं। ओपनिंग कम होता है, आपको दिखता है कि पानी की वेलोसिटी बढ़ गई है, तो रेंज बढ़ जाता है। वही बात है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब क्या है बेटा, और बोल सकते हैं हम लोग पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन और मास फ्लो रेट पे बेस्ड करता है, मास कंजर्वेशन। अच्छा, जिसका बेसिक मतलब क्या है कि मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ये पॉइंट लिया, यहां लिया, ये मेरे लिए 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। यहाँ की स्पीड कुछ होगी v1, यहाँ का स्पीड होगा v2। अब हमसे सवाल में बोला क्या गया है बेटा, या केस में क्या बोला गया है, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ से एंटर हुआ होगा, सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इधर से भी निकला होगा। जल रहा ना भाई, अरे तो सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ से भी निकला होगा। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग क्या क्या बातें यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये आएगा कैसे, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। सो Q इज AV इज कांस्टेंट। ये आया कैसे होगा बेटा, मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट। बात वही थी, मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट। मास को क्या लिख सकते हैं आप, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डेंसिटी तो सेम रहेगा बेटा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ या जो सब्सटेंस इधर से आ रहा होगा वही दूसरे सेक्शन से भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ से पानी से पाइप आ रहा, पानी बहुत बढ़िया, पानी से पाइप, बहुत ही बढ़िया, देख लो ज्यादा क्लास का नतीजा। तो यहाँ पाइप से पानी आ रहा था, इस पानी को ऐसा तो नहीं कि पानी चेंज हो जाएगा दूसरे एंड से, ऐसा तो होने वाला नहीं है। मतलब डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है। नो, मास फ्लो रेट में डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया, जिसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट। तो क्यू जो है वो क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम बटे टाइम। AV को आप डायमेंशनली चेक करो तो ये भी वॉल्यूम इनटू या वॉल्यूम बाय टाइम है। चलो, आई होप ये बातें आपको दिख गई होगी। इसी का एग्जांपल सवाल है, क्या होता है सवाल, आए देखें।
तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, बहुत ही बढ़िया। आइए तो इसका कुछ एरिया ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज 3a, यहाँ का कुछ वेलोसिटी है v, यहाँ का एरिया है a, यहाँ का वेलोसिटी है v2 ले लिया, यहाँ का एरिया मान लो मैंने 2a ले लिया है या 1.5 कुछ भी ले सकते हैं, 2a ले लिया, ये v3 ले लिया। तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो इस सेक्शन में देखें तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा होगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3a इंटू v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जा सकता है 2a इंटू v3 प्लस लिखा जा सकता है a इंटू v2 के बराबर। ये आ जाएगा हमारे पास इस केस के लिए। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं आराम से। चलिए अगले सवाल का था, अगला केस इनका। तो हमारे पास केस में क्या बोला गया, एक टैप है, बहुत ही बढ़िया, ये टैप है हमारे पास, ये टैप का ओपनिंग वगैरह आपने कर दिया होगा, तो यहाँ पे टैप का ये आप ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे बेटा तो हमें पता है पानी, ये रहा पानी, ये नीचे आया। ठीक है, तो जो फ्लो है बेटा बहुत स्लो है, टैप को बहुत स्लो आपने ओपन करा है, तो जो फ्लो रहेगा वो लैमिनार फ्लो है और स्पीड बहुत कम है। यहाँ का कुछ एरिया हमारे पास ए है, लेट अस अज्यूम, और ये जो छोटा पोर्शन है उसके लिए स्मॉल ए है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट व्हेन दिस फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स हैज वेलोसिटी v, और यहाँ से जा रहा तो v1 है। हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो क्या है, क्यों निकालना है, v1 नहीं दिया है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो बस एरिया दिया है और बोला है जो ये पोर्शन है वो h डेप्थ पे है। तो ठीक है, आइए कहानी को और समझते हैं। हमें पता है काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या थे हमारे पास, काइनेमेटिक इक्वेशंस बेटा कि v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस 2gh। बहुत बढ़िया, हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो q इज इक्वल टू a इंटू v एंड q इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v1। यहां से v1 एंड v को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, सो v1 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, q स्क्वायर बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस g h के बराबर, ट्वाइस g। q स्क्वायर को कॉमन ले लो बेटा, है ना, आराम से रखो, q स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा कैपिटल A स्क्वायर, वहां पर आएगा स्मॉल a स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए बट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ q स्क्वायर यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस gh। ऑलराइट, सो q को आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो, दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू कैपिटल A स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। ये बन गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारे लिए आंसर। ठीक है, तो आप इसको देखें और इसको आराम से कॉपी कर लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगले बात करें, अगला है हमारे लिए बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है बर्नौलीज इक्वेशन, जरा समझें कि पहली बात, इससे पहले जो कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा था तो हमने बोला था वो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। बर्नौलीज इक्वेशन जो है बेटा ये हमारे पास बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। क्यों, क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि मास कंजर्वेशन एक्चुअली में नहीं है ना, हम लोग तो जो मास कंजर्वेशन बोलते हैं वो तो गलत बात है। एक्चुअली में क्या बेस्ड है हमारे पास, तो कंजर्व तो एनर्जी रहता है, कहाँ से सर, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आपने आइंस्टाइन का इक्वेशन देख रखा होगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, m की वैल्यू हम लोग जानते हैं m नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो हमारे पास मास कंजर्वेशन एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में क्या है हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, पहला पॉइंट कि बर्नौलीज इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत ही एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड। आइए समझे क्या है। तो हमारे पास एक पाइप है, हमारे पास ये पाइप है, आइए ये पाइप, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ प्रेशर यहाँ पर लगा होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते हैं, प्रेशर को P1 ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी को V1 ले लिया, तो डेल्टा टी में जो टाइम ट्रेवल हुआ है, सॉरी टाइम ट्रेवल बहुत ही बड़ी, तो डेल्टा टी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो V1 डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास प्रेशर P2 है, ये वेलोसिटी कुछ V2 होगा, एरिया A2 भी रख लेते हैं सपोज, और क्या बातें यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग बेटा कि ये जो डेल्टा टी टाइम में गया होगा वो V2 डेल्टा टी होगा। अच्छा, ये हाइट ले लेते हैं हम लोग h1 और ये हाइट ले लेते हैं हम लोग h2 के बराबर। ठीक है,
H1 and H2। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन पे मतलब समझो कि एनर्जी एट वन पॉइंट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट द अदर पॉइंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एनर्जी, अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता है, तो पहले वर्क समझो। तो प्रेशर के कारण कुछ वर्क होगा, तो प्रेशर क्या बोलेंगे, प्रेशर इनटू एरिया बन गया फोर्स, फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी बन गया हमारे पास वर्क। वर्क क्यों सर, क्योंकि v डेल्टा टी क्या बन गया बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो बन गया था P1A1, तो हम लोग लिख सकते हैं P1A1 इंटू V1 डेल्टा टी प्लस दूसरा लिखा जा सकता हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर मास से हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहां का दूसरा पॉइंट लिखा जा सकता है हमारे पास डेंसिटी टू क्यों होगा भाई, डेंसिटी इंटू जी इंटू H1 इज इक्वल टू, दूसरे सेक्शन के लिए लिख सकते हैं P2A2 V2 डेल्टा टी प्लस हाफ एम V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, आइए अब अगर आप देखें तो ये क्या है हमारे पास, एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये तो हमें पता है वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास बटे डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेम एक्सप्रेशन को अब चेंज कर देंगे, इस सेम एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करेंगे। सो आया P1 इंटू मास बटे डेंसिटी। ठीक है, ये मास फ्लो रेट होगा तो m डैश हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, या डेल्टा टी, हाँ नहीं ठीक है चलेगा, मास बटे डेंसिटी है, रेट की जरूरत नहीं। दैट इज इक्वल टू हाफ एम, यहां पर आया V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, यहां पर आया P2M बटे रो प्लस हाफ एम V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। ठीक है, सॉरी रो GH नहीं आएगा ना बेटा, एनर्जी चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास mgh, तो ये गलत हो जाता, यहां पर आ जाएगा mgh, यहां पर भी आ जाएगा mgh, क्योंकि ये हो गया वर्क, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, उधर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh आएगा। ठीक है, यहां पर भी m है और यहां पर भी m। ऑलराइट चलिए, अब ये m हर जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो m हमारा कैंसल आउट हो गया, m कैंसल आउट हो गया, हमें मिला है P1 बटे रो प्लस V1 स्क्वायर बटे 2। अब यहां पर आया है हमारे पास G इंटू H1 इज इक्वल टू, यहां पर आया है P2 बटे रो, यहां पर आया है हमारे पास V2 का स्क्वायर बटे 2, यहां पर आया है G इंटू H2। ठीक है भाई, अगर G से भी हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना, हम थोड़ा एक दूसरा टर्म भी यूज करेंगे, बट फिलहाल बर्नौलिस को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GH इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारे पास बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है, अब इसी टर्म्स को हम लोग थोड़ा एक अलग तरीके से सीखते हैं, कई बार ये बात आपको बोली जाती है वहां पे। ठीक है, आओ जरा समझो, अगर मैं G से सब जगह डिवाइड कर देता तो क्या बचता मेरे पास, P1 बटे रो G, यहां पर बचता V1 स्क्वायर बाई 2G, यहां पर बचता हमारे पास H, एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, P बाई रो G। अब प्रेशर को कैसे दिखाता है बेटा, तो बोल सकते हैं कि हम लोग प्रेशर इज रो GH बटे रो G, तो रो G और G कैंसल आउट हो गया, मतलब H। वेलोसिटी को लिखो तो अंडर रूट ऑफ 2GH आपको पता होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी H के टर्म्स में आ गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द हेड इज कांस्टेंट। मतलब क्या आया, ये जो P बाई रो G है इसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। जो V स्क्वायर बाई 2G है इसको हम लोग एनर्जी हेड भी बोलते हैं या वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, एनर्जी हेड और वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। ये जो H है बेटा इसे हम लोग ग्रेविटेशनल हेड भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल हेड भी बोलते हैं, यानी कि जो सम ऑफ ऑल द हेड्स है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई।
इसी में कुछ बात होती है कि लिमिटेशन। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूं ताकि लिमिटेशन का पार्ट भी यहीं